हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से। आ गया आ गया आ गया। आओ आओ फटाफट। आइए आइए। राम राम जी साਰਿਆਂ ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:30 बजे के इस शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों तो क्या अंदर आ जाओ फटाफट से। आइए आइए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है भाई, आप ही ने इंडिया जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है फॉर दिल्ली पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्टेड बाय एसएससी एंड एचएसएससी। ठीक है, सभी एग्जामों के लिए सीरीज स्टार्ट कर रखी है और इस सीरीज के अंदर हम लोग काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, 18-19 हमारी क्लासेज हो चुकी हैं करीबन। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हमने कल खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ा था और भी 2-3 चीजों के बारे में पढ़ा था। आज से हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं गांधी जी का युग भाई। गांधी जी ने कैसे कैसे आंदोलन करे, कौन कौन से आंदोलन करे, किस प्रकार महात्मा गांधी जी फेमस हुए, गांधी जी का जन्म वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब पूरी कुंडली आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छे तरीके से दिमाग के अंदर आप लोगों के सेट करवा दूं बढ़िया तरीके से कहानी के माध्यम से। आ जाओ फटाफट से, फिर करते हैं स्टार्ट। करें शुरू। रोम रोम भाइयों। ओके ओके, चलो भाई करते हैं। देखो भाई, तो गांधी युग के बारे में पढ़े तो सीधी सी बात है, महात्मा गांधी जी का एक बार जीवन परिचय भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें पूछता है एग्जामिनर। गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहां पर हुआ, कौन था, वगैरह वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी थे कौन, जिनको हम राष्ट्रपिता बोलते हैं, पूरे राष्ट्र के पिता हैं ये। अच्छा क्या करें भाई, सरकार ने दर्जा दे रखा है। ठीक है, तो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी। इनका जन्म पूछा था, इनका जन्म कब हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, इजी पर्सन, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, आपको पता भी 2 अक्टूबर को दशहरा भी है। रावण जी और गांधी जी की लड़ाई भी होने वाली है, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों का एक ही दिन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर तुम्हारा 1869 के अंदर क्या है, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था जी। ठीक है जी, जन्म हुआ कहां पर जी, पोरबंदर के अंदर हुआ जी। ये पोरबंदर कहां पर है, गुजरात के अंदर पोरबंदर नाम की जगह है, उधर महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। ठीक है जी, महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी गुजरात से हैं। देखो क्या विडंबना आ चुकी है देश की। ठीक है जी, गांधी जी थे किससे, एक बनिया परिवार से थे। बनिया सुना हुआ, बनिया 52 बुद्धि का राजा जो बनिया होते, बनिए पंजाबी नाम सुना हुआ आपने, तो जो बनिए थे, बनिया जो जाति से बिलोंग करते थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी भाई। ठीक है जी, और ये क्या काम करते थे, ये जैसे कि वो नहीं होता जो बड़ा कोई फैक्ट्री का मालिक है, मिल मालिक है, कंपनी का मालिक है, उसके एक तरीके से अकाउंटेंट थे, उसके पैसे का हिसाब किताब रखना वगैरह वगैरह सारी चीज रखने का काम यही करते थे। ठीक है जी, और ये जो करमचंद गांधी जी थे ना, इन्हीं को काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। काबा गांधी, जैसे गांव का मैं नाम कौन टेक दे रहा है, कलिया, अरे दोलिया। ठीक है, तो इनका ये अन्य नाम था, निक नेम था, मतलब उधर इनको काबा बोलते थे। ओ काबे, ओ कबले, ओ कबले, आजा काबा। ठीक है, तो काबा इनका क्या नाम था, अन्य नाम टेक रखे, उधर कैसे करमचंद कैसे काबा वैसे नाम टेक दिया। ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था भाई, पुतली बाई इनकी माता का नाम था। और खास बात क्या है, पुतली बाई, ये जो करमचंद गांधी जी थे, ये 3 शादियां कर चुके थे भाई। खास बात देखो तुम, 3 शादी कर चुके थे। पुतली बाई इनकी चौथी वाइफ थी, और इस चौथी वाइफ से इनका ये बेटा हुआ था कौन, महात्मा गांधी। यानी कि महात्मा गांधी जी का जो बाबू है उसकी 3 पत्नी होया कर, टोटल 4 होया कर दी। ठीक है, और चौथी जो पत्नी थी वो बनी थी पुतली बाई, जो कि जिसने फिर महात्मा गांधी जी को जन्म दिया। चीजें समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी। ठीक है जी, इनकी पत्नी का क्या नाम था भाई, महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था, तो इनकी पत्नी का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, कस्तूरबा। क्या नाम था भाई, कस्तूरबा गांधी है इनकी पत्नी का नाम था, जो कि महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। क्या थी, 6 महीने बड़ी थी। देखो भाई, कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी क्या था, इनकी पत्नी का नाम था, जो कि इनसे 6 महीने बड़ी थी। ठीक है जी, ओके, चीजें समझ में आ गई। अब अगर हम लोग बात करें कि महात्मा गांधी जी की शादी कब हुई होगी जी,
शादी भी मतलब ठीक टाइम पर होगी। तो महात्मा गांधी जी की शादी आप लोगों को बता देता हूं, जो इनकी पत्नी बनी साल 1883 में, 1883 में इनकी शादी हुई थी भाई महात्मा गांधी जी की। ठीक है, किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ। अब आप खुद सोचो भाई, 1869 के अंदर तो जन्म होया, 83 के अंदर शादी होगी, कुल मिला के कितनी की उम्र मिलेगी? सोच के देखिए एक बार, इसमें घटाओगे तो लगभग अप्रोक्स 14 साल की उम्र। आप खुद देखो, महात्मा गांधी जो कि पूरे राष्ट्र के पिता हैं, उनकी शादी भी 14 वर्ष की उम्र के अंदर होगी थी। और आप ही देश आजाद हो चुके, हमारे 21 था पहला ब्याह को नहीं होने देता हम है। 7 साल तो इन्हें जीवन का आनंद ले लिया, हमारी बारी तो हमने 7 साल पाछा दी है। 7 साल पाछा भी नो अवसर खोले यहाँ पे, तो हम शादी कर सको, उसका पाछा भी छोरी टोनी पड़े, नौकरी लगाना पड़े, जिस जाकी शादी हो है। ठीक है, तो 1883 में मात्र ये समझ लो 14 वर्ष की अवस्था में नहीं शादी हुई है। कोई नहीं पूछता, वैसे बताने लग रहा हूं तुमको। 83 में शादी हुई, अप्रोक्स 14, ताकि तुमको कहानी के माध्यम से सारी चीजें याद रह जाए। 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई। ये पूछ सकता है, लेकिन ये शादी कब हुई ये नहीं पूछता कोई, ये तो वैसे बताया मैंने, ये पूछेगा आपसे। ठीक है, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। अब जो ये महात्मा गांधी जी थे ना, इनके 4 बेटे थे भाई। महात्मा गांधी जी के कितने? 4 बेटे थे। महात्मा गांधी जी भी पूरी स्पीड से लगे हुए थे। ठीक है, तो इनके 4 बेटे थे, जिनका नाम क्या था? एक का नाम हरिलाल, मणिलाल, तीसरे का नाम था रामदास, चौथे का नाम था देवदास। यानी 2 का पीछे लाल लगा दिया, 2 के पीछे लगा दिया दास। ठीक है जी, तो इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन से थे? 4 पुत्र थे इनके। चारों पुत्रों के नाम क्या क्या बताओगे आप लोग? एक का नाम था हरिलाल, दूसरे का नाम मणिलाल, यानी 2 के नाम के पीछे तो लाल लगेगा, हरिलाल, सेकंड था मणिलाल। ठीक है जी, 2 के पीछे क्या लगेगा? दास लगेगा। कौन कौन से दास था? एक तो था देवदास और एक था रामदास। एक का नाम था रामदास और एक का नाम था तुम्हारा देवदास। ठीक है जी, 4 इनके बेटे थे। अब इन चारों बेटों की भी एक एक खासियत जो कि आपको लिखनी है, हो सकता है पूछ ले आपसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, यो जो हरिलाल था ना, यो बिगड़ गया था, बुरी संगत में आ गया था। यो क्या बोला? मैं तो इस्लाम धर्म को कबूल करूंगा। हिंदू था, बोला मैं तो इस्लाम धर्म को कबूल करूंगा। तो इसने 1930 साल, जब 1930 आया, तो उस टाइम इसने क्या है, इस्लाम धर्म को अपनाया था कुछ समय के लिए। फिर इसने वापस इस्लाम धर्म को त्याग दिया और ये आर्य समाजी बन गया। हालांकि ये चीज कोई नहीं पूछता, फिर भी वैसे आपकी फॉर जनरल नॉलेज के लिए आपको बताने लग रहा हूं कि इन्होंने साल 1930 में क्या था, इस्लाम धर्म को अपनाया था और बाद में क्या है, उसको छोड़ के आर्य समाजी बन गए थे, इस्लाम अपनाया। ठीक है जी, मणिकलाल ने क्या किया भाई? जो मणिकलाल था, मणिकलाल आपका अफ्रीका के अंदर बस गया, उधर ले गया फैमिली ना, सारे दने उड़े के उड़े बस गए, तो इसका भी रोल खत्म हो गया। ये तुम्हारा अफ्रीका में बस गया, अफ्रीका में बस गया। रामदास गांधी जी का वो लड़का था जो कि उनके अंतिम समय तक साथ था। यानी जिस टाइम नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी महात्मा गांधी को और महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हो गई थी, तो उनकी मृत्यु के समय जो जिसने मतलब उनकी चिता को मुखाग्नि दी थी वो रामदास ही था। ठीक है, तो रामदास ने क्या था, महात्मा गांधी को मुखाग्नि दी थी। ठीक है, मतलब कि जो इनके साथ था, बाकी तो सारे बिगड़ गए थे, कोई कितने चले गया, कोई कितने चले गया, मतलब उधर उधर चले गए। देवदास कौन था? देवदास जिसने हिंदुस्तान टाइम्स जो अखबार था उसका संपादक था। यो हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का संपादक बना। अब एक बार के लिए मेरे को ये बताओ, ये इतनी चीजें इस पेज के ऊपर लिखी है, मना ये तारा दिमाग का में घुसी है, कौन घुसी? गांधी जी के बारे में एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन बताया है। इसके अंदर से आपसे पत्नी का, वाइफ का नाम पूछ सकता है, पत्नी का और माता का, पिता का ये नाम पूछ सकता है, कब जन्म हुआ, कौन सी जगह पर, ये पूछ सकता, पुत्र कितने थे, तो 4 थे, ये पूछ सकता, और इससे अलग कुछ नहीं पूछा, पुत्रों के नाम भी नहीं पूछता। ठीक है, इतनी चीजें हर एक साथी क्लियर है। हिंदुस्तान टाइम वेरी गुड, क्लियर है गुरुजी, वेरी गुड। आई ऑल्सो लाइक ब्लैक कलर क्लोथ्स विधि, ओ माई गॉड। रामदास की बहू थी गुरुजी, रामदास की बहू थी गुरुजी, मतलब रामदास की बहू मतलब क्या है इसका समझ में नहीं आया भाई। रामदास की बहू थी,
सर आपने दिल्ली पुलिस वाले बैच के अंदर डेली लाइफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर ऐड नहीं किया। कर दूंगा भाई, अगर रह रहा हुआ तो आज ही कर दूंगा, ठीक है। क्लास खत्म होते हुए याद दिला दियो। क्या ये बातें सच हैं कि गांधी के अफेयर्स चला करते? प्लीज बताएं। बताऊंगा, 10 महाकाल सारी चीजें बताऊंगा। अफेयर्स वगैरह चलते थे नहीं चलते थे, सारी चीजों को बताएं। देखो भाई, आपको एक चीज बताऊंगा, आप लोगों ने सोच लो भाई कि कोई आदमी अच्छा नेता है तो भाई उसका कदे कुछ होने। भाई इस धरती पर रे आपने कोई ऐसा बंदा पाओगा जिसने कोई कांड ना करे हो। बाकी जारी हर एक नर मारता है। कई नर हैं डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेते मादा से, भाई हाँ मादा गच लागा है, ठीक। वो तो बहुत तकड़े हाई लेवल के जार होते। कई नर ऐसे हैं भाई हाँ दूरता सुंदर मादा गई है नु देख लेंगे नु भाई गच, ठीक है। वो थोड़े कम लेवल के जार है, ठीक है। मतलब जारी हर कोई मारता। कोई सुंदर नारी चली गई, कोई भीतर भीतर जारी मार जाएगा, अब भाई गच पटोला इस गल पे आ जाना चाहिए था मेरा, तो कड़ाया फंस गई, ठीक है। मतलब नो इस चीज की जारी तो हर कोई मारता है। तो भाई गांधी जी के आदमी कौन था यार? थे इंसान है। अब आप ही इन्होंने अच्छे काम किए, हम मानते हुए देश को आजाद कराने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, हम लोग मानते हैं ये चीजें। लेकिन भाई देखो, एक नर तो नर ही होगा ना यार, उसमें नर तो थोड़ी ना खत्म हो गया गांधी जी का। अब आप लोग बोलते भाई, मतलब कि कुछ लोग बोलते हैं कि गांधी जी के अफेयर्स चलते थे, तो भाई हो सकता है चलते होंगे, तो इसमें कोई वो बात थोड़ी ना भाई। नर हैं तो चलेंगे अफेयर्स। पुराने समय के अंदर राजा होते थे, राज्य। अब यार उस टाइम राज्य वाला सिस्टम तो था को नहीं, बाकी गांधी जी राज्य ही घर रानिया ना का वो कर ले, इकट्ठी कर ले सारी राज्य वाली पावर होती उस टाइम नु आया करता। हाँ भाई अपना जोड़ सी पसंद है उसने रानी बना लेंदे। जिद आप नु बताओ पुराने टाइम का जो राज्य आया करते सारे के सारे, ये के जारी को मारा करते, ये इतनी रानी के ऊपर तक टपक्या कर दी। मानो यह बात है, ये भी एक राज्य का तो हम देखा करो 100 200 रानी आया करती। इसका मतलब क्या है, उसमें 100 200 रानी पसंद आई, एक तरीके से जारी हमारी है। बगाड़ में टप जाता वो भाई अब बहुत सुतरी छोरी ले आओ, इसना पड़ा महल में ले आओ, ठीक है। तो भी जारी मारिया कर दे। तो राजा के महान आदमी को नहीं आया करते, बहुत आया करते। अकबर महान बोले इतिहास का, मैं अकबर महान आत्मा था, तो अकबर ने अच्छे काम भी करे हैं भाई, जजिया कर हटाया और भी बहुत अच्छे काम करे हैं भाई, जिसके अंदर मतलब धर्मों के अंदर भेदभाव पैदा ना हो भाई, हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ ना हो, बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। लेकिन उसकी भी तो इतनी रानी थी, मानो है बात। तो भाई अच्छे काम अपनी जगह है, जारी अपनी जगह है, पुरुष तो है जो वो अपनी जगह है, ठीक है। नर होना पाप नहीं है, क्या बोलते हो है? चलो अब आगे, इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आ गई? वेरी गुड भाई, ओके। तो अब हमने देखा कि 1883 के अंदर महात्मा गांधी जी की शादी होगी भाई। 3 साल तक यहीं पर रहे, घर के ऊपर पत्नी के साथ थोड़ा समय व्यतीत किया, ठीक है। और समय व्यतीत करने के बाद में बोला बस 3 साल हो गए, ठीक गए, अब चलते हैं अफ्रीका। और 3 साल बाद गए ये 1886 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर पहुंच गए भाई, ठीक है। ओ सॉरी, दक्षिण अफ्रीका नहीं, लंदन के अंदर गए पढ़ने के लिए। क्या चीज पढ़ने के लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई। बैरिस्टर मतलब एक तरीके से वकालत थी, उसकी पढ़ाई करने के लिए ये लंदन चले गए। कब? 1886 के अंदर, यानी 3 साल बाद। लिखेंगे सभी साथी, शादी के 3 साल बाद, यानी साल 1886 में। साल 1886 में कहां पर गए? लंदन चले गए। लंदन चले गए। किस लिए गए महात्मा गांधी लंदन 1886 के अंदर? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। किस लिए? बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी कहां चले गए? लंदन के अंदर चले गए 1886 के अंदर, ठीक है जी। चीज आ गई समझ में। शादी के 3 साल बाद, 3 साल तो भाई ब्याह कराया है, थोड़ी मौज मस्ती करूंगा, खेला करूंगा पत्नी के सुबेरा सांझी है, उसका पाछा जाऊंगा लंदन के ब्याह होंगे थोड़े जाऊंगा, फिर के ब्याह के अंडे देने खातर करवाया था, ठीक है जी। 3 साल में इनकी जो थी वकालत वगैरह वगैरह वो होगी पूरी अगले 3 साल में, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के बात ये, रुक जाओ क्या कर दिया मैं, 3 साल पाछा नहीं भाई, 83 है ना, तो 3 साल में तो पढ़ाई हुई थी, सॉरी 3 साल बाद नहीं, 5 साल तक रहे भाई, 5 साल तक एंजॉय करे, लंबा एंजॉय करे इन्होंने, ठीक है। 1888 के अंदर गए थे भाई लंदन में, चेंज कर लो इस डेट को, 1886 में नहीं 1888 के अंदर गए थे लंदन के अंदर। 1883 में शादी हुई, उसके 5 साल बाद 5 साल तक एंजॉय करे इन्होंने, ठीक है। खेले कूदे, सुबेरा सांझी फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेला, ठीक है, ऐसे नो शॉट मारे आनो, ठीक है, बैट बॉल खेला, जो भी करे, चिड़ी वाला खेले। तो उसके बाद 5 साल बाद ये कहां पर चले गए? लंदन के अंदर चले गए पढ़ाई करने के लिए बैरिस्टर की। और फिर 3 साल में इनकी पढ़ाई पूरी होगी, यानी साल 1891 के अंदर क्या ये लंदन से वापस आ गए और बंबई के अंदर वकालत इन्होंने स्टार्ट कर दी। यानी कि इसी के
3 साल बाद साल 1891 में, 1891 में क्या है, लंदन से ये वापिस आ गए, लंदन से वापिस आए और बंबई में वकालत शुरू कर दी भाई। ठीक है जी, ठीक है भाई। 1891 के अंदर क्या है, ये आपके लंदन से वापस आ गए, 3 साल में अपनी पढ़ाई कर ली और बंबई के अंदर क्या इन्होंने वकालत वगैरह स्टार्ट कर दी। हाँ भाई, अपना पैसे कमावांगे, बहुत वो कर लिए। लंदन के अंदर भी भाई खूब हांड फिर लिए, कॉलेज का पढ़ लिए। देख लो, ब्याह पासा तो कॉलेज में पढ़ने जाऊं भाई, ये दिन थे। सोचो, पहले वहां पर एंजॉय किया, फिर कॉलेज में जाके एंजॉय करेंगे, डबल डबल जगह एंजॉय। मानते हो गए हैं? वेरी गुड। फिर भाई यहां पर क्या हुआ, फिर जैसे इसी के 3 साल बाद जो दक्षिण अफ्रीका था ना, यानी कि साल ये समझ लो 3 साल क्या 2 साल बाद, मतलब 3 साल ही लगा लिया। 1894 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर भाई क्या हुआ तुम्हारा, हाँ, साउथ अफ्रीका के अंदर शेख अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्तित्व था जिसकी बहुत बड़ी मील थी, यानी कंपनी थी, फैक्ट्री थी, और उसके अंदर मतलब सरकार के साथ उसकी कोई मुठभेड़ होगी। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई किसी मुद्दे के ऊपर वो हो गया, तो उसके लिए उसने केस कर रखा था। और उस शेख अब्दुल्ला नाम के नागरिक ने महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया। बोले भाई साहब आप इधर आओ, आपने नई नई वकालत करी है, आप मेरा केस लड़ो। मतलब जानकारी थी इनकी आपसरी में। तो महात्मा गांधी जी चले गए दक्षिण अफ्रीका के अंदर। बोले चलो कोई बात नहीं, मैं हूं तेरा केस लड़ना, ठीक है, अगैरह वगैरह कराएंगे सारा सौदा, मतलब कि नो बढ़िया कार्रवाई बिठावाएंगे। और ये केस जीत भी गए महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो लिखेंगे, यानी इसी के 2 साल बाद साल 1893 में शेख अब्दुल्ला नामक मील मालिक का केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका गए भाई। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये चीज लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर गए। ओके जी, जब ये साउथ अफ्रीका के अंदर गए तो वहां पर एक बंदरगाह होती थी जिसका नाम था नटाल बंदरगाह। ठीक है, मतलब कि जैसे आपने अपना बंबई है, बंबई के पास बंदरगाह किसको बोलते हैं, जहां पर समुद्री जहाज आके रुकती हैं। तो अपना जो बंबई का समुद्री जो ये मतलब बंदरगाह थी, यहां से समुद्री जहाज गई, ऐसे ऐसे यहां पर अपना ये है अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, यहां पर आके रुक गई। तो यहां पर जो बंदरगाह थी ना, जहां पर अपनी भारतीय जहाज रुकती थी, इसका नाम था नटाल बंदरगाह। नटाल बंदरगाह, ठीक है, नटाल बंदरगाह किसका नाम था, जो कि साउथ अफ्रीका की एक बंदरगाह था, उसका नाम था नटाल बंदरगाह। ठीक है जी, अब क्या था, महात्मा गांधी यहां पर गए नटाल बंदरगाह के ऊपर, और यहां पर इन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ बहुत अत्याचार होने लग रहे हैं। ठीक है, और जो भारतीय लोग थे उनको क्या है, मतलब कि एक तरीके से जो मतदान का अधिकार भी उनका समाप्त कर दिया। मतलब जैसे मान लिया आप अपना कोई भारत देश का है, वो अफ्रीका के अंदर बस गया, उधर ही परमानेंट बस गया, अपनी भारत की नागरिकता भी छोड़ दी, उधर का नागरिक बन गया मान लो। ठीक है, उसके बावजूद उसको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलने लग रहा, ऐसे करने लग रहा है, तू भारतीय तेरे को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो गलत चीज है। अगर वो हमारा भारतीय होता, सिर्फ वहां का नहीं होता, ठीक है, अब तो वो तुम्हारे वहां का निवासी बन चुके, अब तो उनके साथ भेदभाव करने लगे आप। तो उन्होंने रंग के आधार पे भेदभाव कर रखा था अफ्रीका वालों ने, भाई तुम्हारा रंग तो गोरा है, तुम तो भारत से हो, ठीक है, तो तुम तो मतलब अफ्रीका वाले सारे काले थे, तो तुम तो भारत से हो, तो भाई तुमको हम लोग वोट डालने का अधिकार नहीं देते। तो वहां पर महात्मा गांधी ने पहली बार आंदोलन कराया था, जो कि मतलब असफल रहा, कोई सक्सेसफुलनेस उसके अंदर नहीं मिली। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे आप लोग भाई, ये जो नटाल बंदरगाह था, यहां पर गांधी जी द्वारा 250 के करीब थे, 250 के करीब भारतीयों को मताधिकार दिलाने वाला आंदोलन असफल रहा भाई। कहां पर हुआ ये आंदोलन,
नटाल बंदरगाह भारतीयों की जो मेन बंदरगाह थी, जड़ा सारे भारतीय उतरे अगर अपनी जो सारी सारी किस्ती जाया कर दी, वो सारी जाया कर दी नटाल बंदरगाह ऊपर। तो ये आंदोलन में नहीं ले रहा है असफल, मतलब अपनी कोई बात वो चीज नहीं जमी भाई। ठीक है जी। फिर आप ही क्या बोले भाई, ये जी तो ऐसे तो बात सेट नहीं होने लग रही, तो आप इन्हें इसी से अगले साल यानी साल 1894 के अंदर आप इन्हें नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। यानी नटाल बंदरगाह के ऊपर मैंने किस कांग्रेस की स्थापना कर दी, नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी, जो कि स्पेशल इसलिए गठित की गई थी कि जो नस्ल भेद जो होने, नस्ल भेद का मतलब तुम तो भारतीय नस्ल के हो, तुम अफ्रीकी नस्ल के, यानी जो ये नस्ल भेद होने लग रहा है इसको समाप्त किया जाए। ठीक है, यानी लिखिए 1894 में क्या है, नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई। नटाल कांग्रेस की स्थापना की गई और किस लिए की गई, रंग भेद को समाप्त करने के लिए। रंग भेद को, रंग भेद बोल लो, नस्ल भेद बोल लो, नस्ल भेद भी आप इसको बोल सकते हो, नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है जी, समझ गया। इतनी चीज हर एक साथी के समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी एक बार के लिए सभी साथी बताएंगे। दिमाग के अंदर घुस गई इतनी चीजें, एक बार के लिए पूरा पन्ना बताओ आप सभी साथियों, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी तक हमने पढ़ा गांधी जी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम क्या था, ठीक है, माताजी का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, कितने बेटे थे, शादी कब हुई 14 वर्ष की अवस्था के अंदर, उसके 5 साल बाद आपके 1888 के अंदर कहां पर चले गए, लंदन के अंदर चले गए 3 साल पढ़ाई करने के लिए। 3 साल बाद वापिस आ गए, वापिस 1891 के अंदर आए, तो आने के बाद मुंबई के अंदर वकालत करने लगे। फिर 2 साल बाद कहां पर, अफ्रीका के अंदर चले गए। अफ्रीका के अंदर क्या, एक जो शेख अब्दुल्ला नामक व्यक्ति था, मील मालिक, फैक्ट्री मालिक, इसका कोई केस लड़ने खातिर चले गए। ठीक है, वहां पर फिर इन्होंने 250 के करीब भारतीयों को मताधिकार दिलाने वाला आंदोलन चला, फेल हो गया, वो असफल रहा। ठीक है, नटाल बंदरगाह जो थी ये ऐसी बंदरगाह थी जहां पर भारतीय जादू उतरते थे, अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर थी। ठीक है जी, 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना करी और इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो भी तुम्हारा नस्ल भेद होने लग रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना ही क्या था इसका मेन मतलब उद्देश्य था। ठीक है जी, वेरी गुड, क्लियर जी, क्लियर जी, सबके क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। क्या काव्या कैथल से हो, प्रियांशु गुज्जर? अच्छा, जारी मार रहे हो बेटा, है क्लियर है गुरुजी, वेरी गुड भाई, शाबाश, क्लियर होना चाहिए। सर इतना याद कैसे करते हो, मैं तो कुछ टाइम बाद भूल जाता हूँ भाई। वैष्णव टीवी मेरे भाई, आपने पढ़ा है एक बार पढ़ोगे तो मैं भी भूल जाता हूँ भाई, एक बार पढ़ूंगा तो। हमारा तो मल्टीपल टाइम चलता रहा है। अब जैसे ही पढ़ा दिया, अगले साल फिर यह जिक्के शुरू करनी, अगले साल फिर यह जिक्के शुरू करनी, तो हमारा तो वैसे याद हो जाओ यार। इब तरती PYQ सीरीज करवाऊंगा, मॉक टेस्ट सीरीज करवाऊँ और के बेरा के सीरीज चल रहे हैं, तो वो चीज बार बार हो जाए तो दिमाग में ऑटोमेटिक याद हो जाए है। तो आप लोगों को मैं यही तो बात बोलिया करूं कि भाई जो भी आप लोग मतलब कि पढ़ाता हूं, इसकी जितनी मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे ना उतना पक्का याद होगा। आप लोग अगर ये सोचने लग रहे हो ना मैंने एक क्लास लगाई और चीजें याद रह जाएंगे, हम पेपर पढ़ जाएंगे, इतना आसान होता तो हर कोई नौकरी ले लेंदा, नुको नहीं हो भाई। आप लोग क्लास लगाते हो, जो यूट्यूब के बच्चे हो स्पेशल नोट्स बना लो, जिन्होंने बैच ले रखे उनको हैंडरेटन नोट्स मिलने लग रहे हैं, उनका प्रिंट निकलवाओ। जो जब संडे का दिन आता है, जैसे मान लीजिए हो गया तुम्हारा अब मतलब पूरा वीक हो, जैसे आज क्या हो गया, वीरवार हो गया ना, शुक्रवार शनिवार 2 दिन पाछा तुम्हारा हफ्ता पूरा हो जाएगा। संडे वाले दिन जो भी हमने इस हफ्ते के अंदर पढ़े उसकी पूरे की रिवीजन मारो अच्छे से, हैंडरेटन नोट से मारो या खुद के नोट से, तो वहां से रिवीजन मारो पूरे की। ठीक है, फिर अगले वीक का काम करो, फिर जैसे जब अगला वीक पूरा अगला संडे है उस दिन उस वीक की सारी रिवीजन मारो, और पिछले वीक का जो था उसकी भी पूरे की रिवीजन मारो। जितनी मल्टीपल टाइम रिवीजन मारो, पेपर तक नो समझ लो ये ना 10-15 बार पढ़ दोगे ना, बार रिवीजन मार की, तब जाके चीजें दिमाग के अंदर सेट होती है मेरे भाई। अरे एक बार स्टार्टिंग में पढ़ने में जोर आओगा, जैसे अब मैं करवाने लग रहा हूं तो हमने थोड़ा जोर आंदा पाओगे कि हाँ भाई मुश्किल है, लेकिन जिस टाइम रिवीजन मार लोगे ना, 2-3 बार रिवीजन मार लोगे, मतलब 2-3 बार क्यों, एक बार पढ़े करवाऊंगा, करवाए वास्ते हम दोबारा पढ़ के देख लियो, एक बार हैंड नोट्स में था, खुद के नोट्स में था, एक बार पढ़ के देखियो, तो हमने खुद लगा तेरे बस इतना सा था, मोटा 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। ठीक है, हफ्ता संडे आना, उस दिन संडे वाले दिन पढ़ के देखना, तुमको लगेगा बस इतना सा था, बहुत जल्दी पूरा हो जाए, मजाक की बात नहीं। तो थोड़ा सा मतलब कि जितनी मल्टीपल टाइम रिवीजन तभी बात बनेगी भाई। क्या सिलेबस,
हम तो यूट्यूब के बच्चे, कोई बात नहीं रीना, यूट्यूब के बच्चे तो वो नोट्स बना लिया करो ना। हाँ सो रैली थी रोहतक में दीपिका, अच्छा रैलिया में हांडी जाइयो तो हम। ओके चले आगे, आगे चलो भाई, देखो आगे चलते हैं। हाँ, फिर हुआ भाई तुम्हारा एक गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। महात्मा गांधी जी अफ्रीका के अंदर गए हुए थे, हमने देखा ना, ये महात्मा गांधी जी अफ्रीका के अंदर गए हुए, नटाल कांग्रेस की स्थापना की है, नस्ल भेद को समाप्त करने के लिए वगैरह वगैरह सारी चीजें की है इन्होंने, ठीक है। तो यहीं पर क्या हुआ, अफ्रीका के अंदर जब ये गए थे तो इन्होंने गिरमिटिया मजदूर आंदोलन स्टार्ट किया, ठीक है। ये क्या कुछ था, मतलब कि इसके बारे में बताता हूं, आ जाओ। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन, ये क्या कुछ था, जो भी भारत से मजदूर जाते थे ना मजदूरी करने के लिए अफ्रीका के अंदर, तो उनको गिरमिटिया बोलते थे, ठीक है। जैसे आप ही नहीं बोलते, आप जैसे बिहार से हरियाणा के अंदर जो भी काम करने के लिए आते हैं जो भी साथी, तो उनको बिहारी बोलते हैं, भाई बिहार से है तो बिहारी, ठीक है। राजस्थान से आते तो राजस्थानी, हरियाणा से कोई जाता तो हरियाणवी। तो उसी टाइप से भारत से जो भी जाते थे अफ्रीका के अंदर मजदूरी करने के लिए, तो उनको गिरमिटिया बोलते थे। तो गिरमिटिया मजदूरों ने आंदोलन चलाया, इन मजदूरों के साथ भी भेदभाव होता था, लेकिन ये आंदोलन इनका असफल रहा। महात्मा गांधी जी ने भी मतलब इस आंदोलन के अंदर पूरा योगदान दिया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आंदोलन असफल रहा। तो 1917 के अंदर ये असफल हो गया। 1917 में ये आंदोलन क्या हुआ, तुम्हारा असफल हुआ भाई, ठीक है जी। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन में क्या तुम्हारा असफल हो गया, सक्सेसफुल हुआ है, यानी फ्लॉप हो गया स्टार्टिंग के अंदर ही, ठीक है जी। फिर 1901 के अंदर क्या हुआ, साल 1901 में गांधी जी वापिस भारत आ गए भाई। गांधी जी वापिस भारत आ गए, वापिस भारत आए, और आने के बाद क्या बोले अब मैं इधर ही रहूंगा, लेकिन फिर काम आ गया अफ्रीका था, अफ्रीका था, फिर बोला, मतलब गांधी जी का ये समझ लो अफ्रीका से बहुत तगड़ा नाता था, बार बार ले अफ्रीका आए, दूसरा दिन अफ्रीका दोनों जाएगा था, दोनों बेरा नहीं के उड़े बरात जुलूस लिगड़े के हर दूसरा दिन अफ्रीका, ठीक है जी। अब क्या हुआ 1902 के अंदर, अगले ही साल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगले ही साल 1902 में वापिस अफ्रीका चले गए, वापिस अफ्रीका चले गए। और वापिस अफ्रीका गए क्यों ये, तो ये वापिस अफ्रीका जाने का मेन रीजन था कि जो भी नटाल जो इलाका था ना, नटाल जो मैंने आपको बताया, ये देखो ये नटाल कांग्रेस, जो नटाल ये जो बंदरगाह थी, इस बंदरगाह के अंदर जितने भी भारतीय लोग रहने लग रहे थे, ठीक है, उनको क्या है एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी कंपलसरी कर दी। एशियाटिक विभाग ये क्या था जी, ये परमिशन देता था कि भाई हाँ भाई भारत से आने वाले लोग या अन्य देश से आने वाले लोग यहां पर रह सकते हैं, नहीं रह सकते। तो दक्षिण अफ्रीका ने क्या रूल बना दिया कि जो भी व्यक्ति भारत से आएगा यहां पर नटाल के पास, तो इस नटाल बंदरगाह के पास जो इलाका, इसके अंदर जो भी भारतीय व्यक्ति आएगा, तो उसको क्या है एशियाटिक जो मतलब विभाग है उससे परमिशन लेनी होगी, कंपलसरी रूल बना दिया, ठीक है। फिर जूत बाज गया, लोग आंदोलन लागे करने, यार नो परमिशन किए तो परमिशन ना दो, हमारी मजदूरी खराब होगी, नो हो गया वगैरह वगैरह सिस्टम हुआ। तो इसलिए महात्मा गांधी जी गए स्पेशल, 5-6 साल स्पेशल आंदोलन भी कराया, लेकिन वो बात नहीं बनी। फिर गांधी जी असफल हुए, और आपका क्या है एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया, यानी अफ्रीकी जो सरकार है उसने ये विधेयक, ये कानून पास कर दिया कि हाँ भाई आपको जो एशियाटिक विभाग उससे परमिशन लेनी ही लेनी पड़ेगी। तो इसका कारण क्या था वापिस अफ्रीका जाने का, कारण क्या था, नटाल में रहने वाले भारतीयों को एशियाटिक, जो एशियाटिक है हमारा, इससे क्या है परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। एशियाटिक विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी, रूल बना दिया, नहीं लोगे तो आपको इधर मतलब कि अवैध प्रवासी घोषित करके जेल में डाल दिया जाएगा। महात्मा गांधी जी ने
5-6 साल खूब दबा के आंदोलन करा कि भाई हाँ भाई ऐसी चीज ना हो, नटाल नटू ये कुछ रूल ना बने एशियाटिक विभाग वाला। लेकिन लास्ट में साल 1907 यानी करीबन 5 साल तक महात्मा गांधी जी इसको होल्ड कर पाए। ठीक है, होल्ड का मतलब इसको रोक पाए, और इन्होंने खूब आंदोलन वगैरह करे। लेकिन 1907 के अंदर ये क्या है, तुम्हारा एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक पास हो गया भाई, कि हाँ भाई रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना पड़े सरकार ने, कि हाँ हो गए तो नटाल के अंदर तुमको क्या है भाई, ये पंजीकरण अपना करवाना ही करवाना पड़ेगा, इसका कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, महात्मा गांधी ने और दुगना विरोध शुरू कर दिया। ठीक है, और विरोध शुरू होते फिर अफ्रीकी सरकार ने महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। मतलब भाई तुम काबू मा को जो लगते थे गिरफ्तार नहीं कर लेना, इतना तेरा नुए पांख लगे रहेंगी। तो अफ्रीकी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, और महात्मा गांधी जी पहली बार जो गिरफ्तार हुए थे वो अफ्रीका के अंदर ही हुए थे। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी पहली बार गिरफ्तार कब हुए थे, तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर ये जो एशियाटिक पंजीकरण विधेयक इसके विरोध में आंदोलन करने लग रहे थे, तब वो पहली बार गिरफ्तार किए गए थे। और उसके बाद जब उनको बाद में जमानत मिली साल 2 साल के बाद, फिर 1910 के अंदर वापिस क्या है आपका मतलब कि ब्रिटेन चले गए। और जब 1910 के अंदर वापस आने लगे रहे थे ब्रिटेन से इंडिया की तरफ, तब उन्होंने एक हिंद स्वराज नाम की पुस्तक भी लिखने का काम किया था। आज आपको बताता हूं। तो क्या हुआ, साल 1908 में महात्मा गांधी जी गिरफ्तार हुए। बाद में वापिस ब्रिटेन चले गए। कुछ समय के लिए ब्रिटेन हांड किया हूँगा, लंदन में ब्रिटेन चले गए। फिर 1910 में भारत लौटते समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। एग्जाम के अंदर आता है हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। और ये इन्होंने क्या है ब्रिटेन से वापस भारत लौटते समय साल 1910 के अंदर लिखी थी। समुद्री जहाजों से आना जाना होता था उस टाइम ये जहाज कौन थे, एरोप्लेन वाले समुद्री जहाज के अंदर आते थे। उस समुद्री जहाज का नाम भी कई बार मतलब जहाज का नाम तो नहीं पूछता वैसे, ठीक है, इसका नाम याद रखो बस, हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। और इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने लिखा था भाई अंग्रेज कैसे कैसे अत्याचार करते हैं, अफ्रीका वालों को भी पीड़ित कर दिया, भारत वालों को भी पीड़ित कर दिया। ठीक है, और हालांकि जब ये पुस्तक पब्लिश हुई तो उसके बाद अंग्रेज सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया था, और करीबन 33-34 साल इसके ऊपर बैन रहा। और करीबन साल ये समझ लो मतलब 33-34 तो क्या मतलब था 30 साल के करीबन बैन था। 1940 के आसपास ये पुस्तक वापस से मतलब खुल पाई थी। ठीक है, तब तक अंग्रेज सरकार ने इसके ऊपर बैन लगा दिया भाई ये बुक ना तो छपेगी, ना इसको पढ़ा जाएगा, ना कुछ और। अंग्रेज सरकार का ऑर्डर लगता था कदे लोग और भड़क जावे और मारती मतलब बगाड़ना तैयार हो जावे, तो इसलिए ये था। हालांकि जब एसएससी ने 2 से 3 बार प्रश्न पूछा है तो हिंद स्वराज को एसएससी ने इंडिया होम रूल भी बोला है। ठीक है, 1-2 बार प्रश्न आया एग्जाम के अंदर कि इंडिया होम रूल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, और मैक्सिमम बच्चे ये देखते हैं ओम रूल आ गया, ओम रूल से ओम रूल लीग आ जाती है उनके दिमाग में, और उसके अंदर 2 ही नाम आते हैं याद, या तो बाल गंगाधर तिलक या एनी बेसेंट। और एग्जामिनर ऑप्शन के अंदर भी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम देता है, और आप लोग बच्चे उसके अंदर कंफ्यूज होकर गलत कर देते हो। तो इंडिया होम रूल देखो, हिंद का मतलब क्या, इंडिया, स्वराज का मतलब खुद का राज, मतलब मेरा घर का राज, यानी होम रूल। तो इसके इंग्लिश बना के दे देता जान करके, तो इसको इंडिया होम रूल भी बोलते हैं, होम रूल भी बोलते हैं, क्योंकि हमने देखे ना भाई पेपरों के अंदर ये चीजें आती हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर इंडिया होम रूल नामक बुक भी दे दे तब भी आपको याद रखना जो हिंद स्वराज इसी को इंडिया होम रूल बोलते हैं, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बुक भी आपकी लिखी गई है। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं है, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक बार के लिए बताओ। वेरी गुड, शाबाश। इतनी चीजें हर एक साथी के समझ में आई गांधी जी के बारे में। गांधी जी की कुंडली पढ़ने लग रहे हैं कैसे क्या कुछ सिस्टम हुआ था। ठीक है जी, फिर आया साल 1915 का समय, 1915 का समय आया, 9 जनवरी 1915 भाई। उस टाइम महात्मा गांधी परमानेंट भारत के अंदर आ गए।
ठीक है। 9 जनवरी 1915 को क्या भाई, बार बार चक्कर काटा कर देखो, या ब्रिटेन को, या दक्षिण अफ्रीका को, या किते, लेकिन 9 जनवरी 1915 को क्या महात्मा गांधी जी परमानेंट भारत के अंदर आ गए। नो बोले ना इब किते चक्कर नहीं काटो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, बाकी सारी डेट भूल जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये डेट पक्की याद रखना। 9 जनवरी 1915 को क्या है, बहुत बार पूछा जाता है महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915। ठीक है, महात्मा गांधी अफ्रीका से परमानेंट भारत आ गए भाई। ठीक है जी, और यहां आने के बाद ये किससे मिले, अपने जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। और गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी बोले, गांधी बेटा मैं तेरा गुरु हूं, अभी तो 2-3 साल है यहां पर घूम फिर भारत के अंदर, भारत की सिचुएशन को परख, अंग्रेज कैसे कैसे दुखी करने लगे रहे। 100 रुपया गुप्त दान है, किसके द्वारा है भाई, ये सूरज कुमार के द्वारा 100 रुपया गुप्त दान किया गया है। ऐसे ऐसे मसल फुलाने लगे रहे, बॉस बॉस इस टाइप से करके। गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई नहीं है। हाँ, ये समझो, फिर परमानेंट ब्रेकअप हो गया। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी अफ्रीका से परमानेंट भारत आ गए, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले, और गोपाल कृष्ण गोखले जी इनको ऐसे बोले कि बेटा अपना 1-2 साल आराम से भारत में घूम, चेक कर भाई यहाँ पर कहां पर क्या कुछ दिखते हैं, क्या कुछ होने लग रहा है। ठीक है, इन चीजों को अच्छे से चेक कर, उसके बाद फिर किसी आंदोलन में उतरना, कदे पहला सारा सौदा पकड़ के बैठ जाए। ठीक है, तो गांधी जी ने बोले ठीक है। आपको एक और चीज और बतानी भूल गया, जो महात्मा गांधी जी जब अफ्रीका से परमानेंट भारत आए थे, कौन सी जहाज के अंदर आए थे, ये पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो उस जहाज का नाम था SS सुदीव। कौन सी जहाज थी तुम्हारी, SS सुदीव जहाज से परमानेंट भारत आ गए थे। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, सुदीव जहाज से आए थे भाई। ठीक है, और ये जहाज रुकी कहां पर थी, जगह का नाम भी पूछा गया है, बॉम्बे के अपोलो बंदरगाह पर। कहां पर, बॉम्बे के अपोलो टायर्स, अपोलो पोलो, आरपी की जगह है एल लगा अपोलो बंदरगाह पर मैं गिरा होया बंदा जमानी चबलिए। देखो भाई, तो बॉम्बे के अपोलो बंदरगाह के ऊपर क्या है, ये जहाज आपका आया था SS सुदी, और इसी के अंदर महात्मा गांधी जी आए थे। ठीक है जी, ओके, चीजें दिमाग में समझ में आए। उसके बाद ये मिले थे, मैंने आपको बता दिया भाई, गोपाल कृष्ण गोखले से मिले हुए, ऐसे बोले बेटा रेस्ट कर, 1-2 साल है अपना आराम था, घूम फिर काचे काट। फिर इन्होंने बोले चलो एक आश्रम बना लेता हूं। 1915 के अंदर ही वापस आए थे, तो साल 1915 के अंदर ही क्या है, इन्होंने एक आश्रम बनाने की सोची। आश्रम इन्होंने कहां पर बनाया, अहमदाबाद के कोचरब गांव के अंदर इन्होंने एक आश्रम बनाया जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। 1915 में खाली बैठे बैठे इन्होंने आश्रम बना लियो। मैं अहमदाबाद के कोचरब गांव में सत्याग्रह आश्रम बनाया भाई, सत्याग्रह आश्रम बनाया। ठीक है जी, और ये जो सत्याग्रह आश्रम बनाया, इसको बाद में शिफ्ट कर दिया महात्मा गांधी जी ने। बोला ना सत्याग्रह नाम तो सुतरा को लगता, इसने और कितने शिफ्ट कराएंगे, तो इन्होंने 1917 के अंदर ये जो कोचरब गांव के अंदर जो सत्याग्रह आश्रम है, इसी को तुम्हारा साबरमती आश्रम के अंदर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा कोचरब आश्रम था 2 साल तक तो यहीं पर रहा। ठीक है, कोचरब के अंदर सत्याग्रह। 1917 में इसे साबरमती आश्रम में शिफ्ट कर दिया गया भाई।
शिफ्ट कर दिया। तो उसके बाद इन्होंने जो अपना जीवन व्यतीत किया सारा का सारा महात्मा गांधी जी ने वो साबरमती आश्रम के अंदर किया था। वहीं पर वो चरखे के साथ सूत काटते थे, मतलब धागा बनाने का काम करते थे, सारा काम फिर ये उधर ही करने लगे। ठीक है, कहां पर करने लगे? साबरमती आश्रम के अंदर। ये चीजें समझ में आई? कोचरब गांव के अंदर सत्याग्रह आश्रम बना, वहां से फिर इन्होंने इसको यहां पर शिफ्ट कर दिया। कहानी के माध्यम से दिमाग के अंदर चीजों को समझते रहो। ठीक है, और एक और चीज, जब महात्मा गांधी जी साल 1915 के अंदर ये आए थे ना, ये वैसे ही नहीं आए थे, ये अंग्रेजों ने बुलाए थे। अंग्रेजों ने इनको बुलाया था। और क्यों बुलाया था? क्योंकि अंग्रेजों ने भी देख लिया था भाई अफ्रीका के अंदर मतलब कि खूब इनका खूब प्रभाव दिखने लग रहा है भाई, खूब मतलब सरकार का पूरा डंडा लगा रखा है, लोग इसकी खूब बात मानने लग रहे हैं महात्मा गांधी की। तो अंग्रेजों ने सोचे भाई इतना बड़ा भारत देश के अंदर भी बुलाओ। और उसी टाइम आपको पता 1915 के टाइम पर ही 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चलने लग रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलने लग रहा था। तो ऐसे सोचे अंग्रेज वे इसको भारत में बुलाते और इनको बोलते हैं कि भाई तुम बोलो भारतीय युवाओं को कि भाई भारतीय मतलब ब्रिटेन की जो सेना है इसके अंदर तुम लोग भी भर्ती हो, ठीक है, और अंग्रेजों का साथ दो। तो भाई सेम बात बोल ली। महात्मा गांधी जी आगे 9 जनवरी 1915 को, और आने के बाद इन्होंने 1915 के अंदर ही क्या है, भारतीय लोगों से अपील करी कि आप लोग अंग्रेजों की सेना के अंदर भर्ती हो और अंग्रेजों का साथ दो। पहले विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे युवा भर्ती भी हुए और जो शहीद हुए थे उन्हीं का आप लोग जो अपना इंडिया गेट के ऊपर जो नाम खुदे हुए देखते हो उन्हीं शहीदों के हैं। ठीक है जी। और इसके बदले में अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि भी दी, जो कि इन्होंने बाद में, मैंने आपको कल पढ़ाया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद इन्होंने अपनी केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वो उपाधि किस लिए मिली थी भाई? इन्होंने क्या पहले विश्व युद्ध के दौरान खूब भारतीय लोगों को क्या है मतलब अंग्रेजी सेना के अंदर भर्ती कराया था, और इसी के बदले में क्या है अंग्रेजों ने इनको केसरी हिंद की उपाधि भी दी थी। अंग्रेजों ने इनको केसरे हिंद की उपाधि दी। ठीक है जी, चीजें पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई। महात्मा गांधी जी का पूरा प्रोसीजर समझ में आया नहीं आया? तो ये था महात्मा गांधी जी का एक मोटा मोटा जीवन परिचय। अब हम इनके आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कौन कौन से आंदोलन हुए थे वगैरह वगैरह। एक बार के लिए मेरे को ये बताओ भाई, इनका मोटा मोटा जीवन परिचय तुमको समझ में आया नहीं आया? मोटी मोटी तुम्हारे दिमाग के अंदर एक स्टोरी बनी या नहीं बनी? भाई इनका जन्म कब हुआ था, क्या कुछ था, इनके पिता माता पत्नी का नाम, 4 बच्चे थे, ठीक है, और ये कहां पर गए थे, इनकी मां चौथी पत्नी थी, दक्षिण अफ्रीका के अंदर कब गए, किस लिए गए, 2-3 आंदोलन करे, नडाल का एक बंदरगाह का नाम है, कौन से जहाज से वापस आए, ऐसे सुदीव से वापस आए, 1915 के अंदर इनको वापस बुलाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है 1915 से। बेसिक ये जो पिछली सारी है ना, ये सारी तारीखें भूल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पक्की रट लेना। ठीक है, अंग्रेजों ने बुलाया था पहले विश्व युद्ध के अंदर सहायता करने के लिए, महात्मा गांधी जी ने हेल्प करी, भारतीय युवाओं से आग्रह किया तुम भर्ती हो, ठीक है, उसके बदले में अंग्रेजों ने इनको केसरी हिंद की उपाधि दी। तो ये सारी चीजें हुई मोटी मोटी, आप सभी को समझ में भी आ गई हुई। इन्होंने हिंद स्वराज की पुस्तक 1910 के अंदर लिखी। कब लिखी थी? जब ये ब्रिटेन से वापस भारत आने लगे, जहाज के अंदर बैठे बैठे इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1910 के अंदर, जिसको इंडियन होम रूल भी बोल देते हैं। तो ये सारी चीजें बेस सा एक समझ में आया? एक बार के लिए बताओ। डन, वेरी गुड भाई, शाबाश सर। फिर गांधी की जवानी की फोटो क्यों नहीं है दीपिका? भाई मन्ना के बेरा क्यों कौन फोटो फोटोग्राफर पूछो किसी ने खिंची को नहीं गए अतना के करना जवानी की फोटो था दीपिका, तुम तो बता दे धोती बांधिया कर दे महात्मा गांधी बावड़ी चला आगा हो गया महात्मा गांधी जी का मोटा मोटा परिचय। तो ये महात्मा गांधी जी का मोटा मोटा परिचय था। अब हम लोग चलेंगे इनके आंदोलनों की तरफ। जैसे पहला आंदोलन था जो इन्होंने मेनली जो लड़ा था, जो इनका सक्सेसफुल हुआ था, उसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या हुआ? थैंक यू सर, इतनी डेप्थ से कोई नहीं पढ़ाता। अरे वर्मा साहब कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इट्स माय ड्यूटी। ठीक है, क्या हुआ सर? आपसे रिक्वेस्ट है, आपने ग्रुप डिवीजन बायोलॉजी स्टार्ट किया, पीवाईक्यू सीरीज नहीं, पीवाईक्यू सीरीज नहीं भाई, मीनाक्षी भाटी फिजिक्स केमिस्ट्री की थ्योरी की तरह ही है वो, पीवाईक्यू सीरीज मत समझो उसको भाई। आगे तुम देखना, तो ये तो फर्स्ट चैप्टर था, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन था आज बायोलॉजी का।
सर सिलेबस कब होगा जी? साहिल कुमार, अरे हो जाएगा साहिल कुमार, जो करवाने लाए रहे लग रहे हो तो कर ले, हो जाएगा सिलेबस। सिलेबस की टेंशन ना ले मेरे भाई, सिलेबस हो जाएगा। जब भी हो तारा पेपर था पहला पूरा करवाया दी, और बोल लो। रिवीजन भी साथ के साथ शुरू कर दिया यार, आज सुबह 10:30 बजे क्लास लगी थी, रिवीजन भी स्टार्ट कर दी साथ के साथ जिक्के की। तुम टेंशन क्यों लेते हो? पेपर से पहले सिलेबस भी पूरा जाए, रिवीजन भी पूरी हो जाएगी। आज तारीख कितनी होगी? 25 सितंबर होगी भाई। देखो अगर अच्छे से करना है ना तो थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा भाई। ये मोटा मोटा मैं भी करवा दूं यार, ऊपर ऊपर था 30 लग पूरा हो जाता तारा, अगर ऊपर ऊपर था करवाना होता तो। फिर कोई फायदा तो कौन यार, पेपरों को पर्सन कौन फंसा है, फिर रोगे नई एजेंसी एडी की उठी। मैं कोई रिस्क को लेना चाहता, बाकी कोई दिक्कत को नहीं। टीसीएस होती ना, टीसीएस होती मैं मोटा मोटा करवाता, क्योंकि मन बेरा है पिछले साल के अंदर वही पर्सन पूछेगा जो टीसीएस का पैटर्न का बेरा हुआ, टीसीएस वही पर्सन बार बार पूछा कर दी, उसका पास कोई और नए पर्सन थे कौन, वो डीप कौन पूछेगा जितना। लेकिन एडी की उठी नई बापी ने देखा, स्टेनोग्राफर का पेपर होया, अपना फेज 13 का पेपर सीजीएल के भी चलने लगे, उन बच्चों से भी पूछा है तो उस तक पता लगा भाई बहुत ज्यादा अभी डीप पूछने लग रही है। तो समय के साथ अगर आप भी बदलाएंगे, डीप कराएंगे तभी बात बने। आप देख भी लेना, अभी जैसे आगे दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया, एसएससी की आप और परीक्षाएं देंगे तो उसके अंदर देखना अपने पास से जो बच्चे पढ़ने लगे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और बच्चों की तुलना में, क्योंकि अभी डीप पढ़ने लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो अब आगे चलते हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये क्या कुछ मामला है, आ जाओ इसके बारे में पढ़ते हैं। ये चंपारण नाम की जगह है कहां पर, कोई साथी बताएगा? चंपारण नाम की जगह है कहां पर आपकी भारतवर्ष में, कहां पर आपको चंपारण देखने को मिलता है? तो चंपारण आपका बिहार के अंदर देखने को मिलता है। और चंपारण सत्याग्रह साल 1917 से स्टार्ट हुआ था। 1917 में तुम्हारा शुरू हुआ था। ठीक है, 1917 के अंदर इन्होंने कहां पर आश्रम बनाया था? 1917 के अंदर इन्होंने साबरमती आश्रम के अंदर अपना आश्रम शिफ्ट करा था, सत्याग्रह आश्रम। और 1917 के अंदर क्या है चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। और चंपारण नाम की जगह है कहां पर? वर्तमान में भारत के बिहार के अंदर, और उस टाइम भी बिहार के अंदर ही थी। तो बिहार के अंदर चंपारण, और बिहार के अंदर से ही क्या तुम्हारा चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। ठीक है जी, चीजें समझ में आई। ठीक है, और इसके अंदर महात्मा गांधी जी के कुछ सहयोगी भी थे, मतलब अकेले महात्मा गांधी जी ने यह आंदोलन स्टार्ट नहीं करा था, उनके साथ कुछ और भी लोग गए थे, अन्य लोग भी गए थे जिन्होंने इस आंदोलन को स्टार्ट करने में महात्मा गांधी जी की बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, जिनके बारे में आप लोगों को, मतलब उनके नाम आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, पूछ सकता है एग्जामिनर। हालांकि आज तक सिर्फ एक या दो ही बार पूछे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है उसका नाम मैं आपको बता दूंगा, जो पक्का पूछता ही पूछता है। ठीक है, पहले का नाम है नरहरि पारिक। नरहरि पारिक, जो नरहरि पारिक हैं ये क्या थे? पहले ऐसे व्यक्तित्व थे जो कि महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे इनके चंपारण सत्याग्रह के अंदर। ठीक है जी। सेकंड नंबर पर महादेव देसाई। महादेव देसाई भी क्या है? महात्मा गांधी जी के साथ जुड़े थे, ऐसे याद रख लो बस। देखो सीधी बात है, नरहरि, हरि का मतलब भगवान श्री विष्णु, वो भी महात्मा गांधी जी के साथ थे। महादेव यानी भगवान भोलेनाथ, वो भी इनके साथ थे। ठीक है, इन दोनों की क्या थी? इन दोनों की कृपा गांधी जी के ऊपर थी, यानी कृपा लानी। ठीक है, यानी कि क्या है, नरहरि और महादेव दोनों की कृपया क्या थी? महात्मा गांधी के ऊपर थी। तीन व्यक्तित्व हो गए। चौथे नंबर पर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, राजेंद्र प्रसाद, ये भी इन्हीं के साथ शुमार थे, ये भी इनके साथ गए थे इस आंदोलन के अंदर कि हाँ भाई हम भी तुम्हारी सहायता करेंगे। ठीक है, पांचवें नंबर पर आते हैं ब्रज किशोर प्रसाद। इनके बारे में नाम इंपॉर्टेंट याद रखना, क्यों? ब्रज किशोर प्रसाद ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, जिन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी थी और बताया था कि जी चंपारण के अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशन हो रही है, आप प्लीज हमारे यहां पर आके हेल्प करो। तो ब्रज किशोर प्रसाद कौन थे? इन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखकर चंपारण की सिचुएशन बताई थी। सिचुएशन बताई थी, लेकिन महात्मा गांधी को इससे सिर्फ सिचुएशन पता लगी थी, नहीं इनको कोई इनविटेशन या और चीज नहीं मिली थी। फिर एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्तित्व था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पेपर के अंदर 4 से 5 बार आ चुका है। राजकुमार शुक्ला, ऊपर वाले से आप सारे नाम भूल जाना, लेकिन राजकुमार शुक्ला आपको पक्का याद होना चाहिए। राजकुमार शुक्ला ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रण भेजा, यानी आमंत्रित किया
कि महात्मा गांधी जी आप प्लीज आओ, ठीक है, और यहाँ की सिचुएशन को संभालो। क्योंकि महात्मा गांधी जी फेमस हो गए थे अफ्रीका के अंदर जाने के बाद कि हाँ भाई कोई भी चीज सफल करवानी है, कोई भी आंदोलन करवाना, तो महात्मा गांधी जी नाम के व्यक्ति इनको बुलाओ, ये आंदोलन को सफल करवाएंगे। ठीक है, तो राजकुमार शुक्ला क्या है, इन्होंने गांधी जी को निमंत्रण भेजा था, इन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाया। ठीक है, यह प्रश्न 4 से 5 बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, एसएससी जीडी के अंदर भी आया, दिल्ली पुलिस के अंदर भी आया है कि महात्मा गांधी जी किसके निमंत्रण पर आपके चंपारण के अंदर गए थे। तो राजकुमार शुक्ला बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप पांचों के पांचों नाम भूल जाना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 4 से 5 बार आ चुके हैं एग्जाम के अंदर। भाई शुक्ला साहब के कहने के ऊपर क्या है, राजकुमार स्पेशल राजा का बेटा मेरे को बुलाने लगे और मैं ना जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये स्पेशल गए थे। इस तरीके से आप लोग चीजें समझो, दिमाग के अंदर घुसाओ। ठीक है जी, और ये बिहार मतलब जब गए थे उस टाइम ये थे कहां पर, उस टाइम ये कोलकाता के अंदर थे। जिस टाइम राजकुमार शुक्ला साहब ने इनको बुलाया था ना, उस टाइम गांधी जी कोलकाता गए हुए थे, कोलकाता बंगाल के अंदर जो कोलकाता उधर गए हुए थे। ठीक है, और कोलकाता से ये कहां पर पहुंचे थे, आपके बिहार के अंदर पहुंचे थे 10 अप्रैल 1917 को। तारीख के साथ याद रखेंगे तो और अच्छे से याद रहेगा, वैसे कोई पूछेगा नहीं तारीख। 10 अप्रैल वैसे आपको कहानी के तौर पर बताने लग रहा हूं, 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी कहां से, कलकत्ता से बिहार पहुंचे भाई, कलकत्ता से बिहार पहुंचे। ठीक है जी, ठीक है, ये जो राजकुमार शुक्ला जी ने जब इनको बुलाया तो ये क्या 10 अप्रैल 1917 को कहां से, कलकत्ता से बिहार के पास आपके पहुंच गए। ठीक है जी, चीजें समझ में आ गई। और फिर उन्होंने उस चीज को मतलब कि एनालाइज किया 7-8 दिन की, हाँ भाई क्या वास्तव में कुछ चीज होने लगे रही, क्या वास्तव में आंदोलन करने की जरूरत है या नहीं है। मेन सिचुएशन आपको सुनाता हूं, मेन सिचुएशन क्या थी, नील की खेती। आपने सुना है नील की खेती क्या चीज थी, नील की खेती का पता है आप लोगों को, नहीं पता होगा, आपको बता देता हूं। नील की खेती, नील की एक फसल होती है, जैसे आपने देखा आपके नहीं जो व्हाइट शर्ट होती है, व्हाइट शर्ट के अंदर अपनी मम्मी होती है जो कपड़े धोती है, तो उसके अंदर क्या नील डालती है ताकि उसके अंदर चमक आए। और पुराने समय के अंदर सिर्फ एक व्हाइट कलर की शर्ट होती थी या व्हाइट ही कलर के कपड़े होते थे, और कलरों के कपड़े नहीं थे। तो उस टाइम क्या होता था, उनके अंदर नील डाला जाता था, और नील कैसे उत्पन्न होता था, वो नील खेतों के अंदर उगाना पड़ते थे, उसकी फसल उगानी पड़ती थी। और इस फसल को उगाने का जो एक सबसे बड़ा नुकसान था, वो नुकसान ये था कि भाई इसको उगाने के बाद धरती की जो उपजाऊ शक्ति वो खत्म हो जाती थी, यानी जो उसकी उर्वरता है वो समाप्त हो जाती थी। ये पानी भी बहुत ज्यादा सोखती, धरती के अंदर पानी का स्तर भी खराब हो जाता था। यानी एक तरीके से समझो, अगर एक बार वहां पर नील की खेती या फिर नील की फसल उगा दी तो वो जमीन बंजर बन जाती थी, उसके अंदर और कोई फसल भी नहीं उगती थी। ये सिचुएशन होती थी। अब उस टाइम तो इतने खाद बीज भी नहीं होते थे, यहाँ पे कोई खाद या कोई फर्टिलाइजर छिड़क के हम लोग वापस धरती की उर्वरता शक्ति बढ़ा दे, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं था। तो यानी एक बार खराब होगी तो भूमि खराब होगी, बंजर बन गई थी, ये रूल था। और अंग्रेजों ने एक रूल बना दिया, 3 कठिया रूल। 3 कठिया रूल, ये क्या कुछ सिस्टम था जी, 3 कठिया इन्होंने ये बना दिया। एक जो खेत होता है ना, एक जो 1 एकड़ भूमि होती है, जो एक खेत होता है उसके अंदर 20 कठिया होते हैं। जैसे आपने सुना हुआ एक खेत के अंदर इतने मरले होते हैं, ये चीज होती है। तो उसी टाइप से एक खेत के अंदर 20 कट्ठे होते हैं, कठिया, ठीक है, 20 कठिया होते हैं। और 20 कठिया के अंदर से रूल बना दिया, 3 कठिया के अंदर क्या है, तुमको अपने मतलब कि ये खेती करनी ही करनी पड़ेगी। जैसे मान लिया ये तुम्हारा एक खेत है, इसको जो मतलब आप नापते थे, तो इसके अंदर हम लोग मानते थे इसके अंदर 20 कठिए हैं, ये 20 कठिए हैं। तो 20 कठिए मान लिया इस खेत के अंदर 20 ये लाइनें हैं, इनको हम लोग 20 कठिए बोल दे, मान लो, ठीक है। और इन 20 कठियों के अंदर से तुमको 3 कठियों के ऊपर क्या है, नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। रूल बना दिया अंग्रेजों ने, बिहार के अंदर विशेष तौर पर, ठीक है भाई, तुमको यहां पर ये खेती करनी ही करनी पड़ेगी। यानी अगर हम लोग माने अगर तुम्हारे पास 20 खेत हैं तो 20 खेत के अंदर से 3 खेत तो तुमको नील की खेती के लिए अलग से रिजर्व रखने ही रखने पड़ेंगे। इससे भी किसान बहुत ज्यादा शिकायत करने लग रहे थे, ठीक है जी। दूसरी चीज, फिर बाद में धीरे धीरे अलग अलग रंगों का आविष्कार होने लगा। लाल रंग की शर्ट आने लगी, पीले रंग की शर्ट आने लगी, काले रंग की शर्ट आने लगी, धीरे धीरे रंगों का आविष्कार हुआ। तो नील की डिमांड घटने लगी मार्केट के अंदर। जो लोग थे, जो पहले जो नील की डिमांड बनी, तो नील की डिमांड घटने लगी। तो अब अंग्रेजों ने जो फैक्ट्री लगाई हुई थी स्पेशल नील का उत्पादन करने के लिए, वगैरह वगैरह करने के लिए, तो अंग्रेजों की भी मतलब बिक्री कम होने लगी। तो अंग्रेज ऐसे सोचे अब तो इस नील को बंद करना पड़े यार, कोई फायदा नहीं। तो अंग्रेजों ने नील को बंद करने का निर्णय लिया। नील की खेती खाते की भी कोई जरूरत को नहीं, नील का उत्पादन की कोई जरूरत को नहीं, लोगों ने जरूरत कौन पड़ती नील की। अलग अलग रंगों के कपड़े आ गए मार्केट के अंदर। लेकिन उसके अंदर एक दिक्कत थी, अंग्रेजों ने सोचा यार इतनी बड़ी बड़ी अपना फैक्ट्री लगाई, इनके नुकसान की भरपाई कैसे कराएंगे। तो अंग्रेजों ने सोचे कि क्यों ना एक टैक्स ले ले, वहां
एक टैक्स ले लेते हैं किसानों से, जिन्होंने नील की खेती की, वो अब एक टैक्स भी देंगे, ठीक है। और उस टैक्स से क्या हमने जो फैक्ट्रियां, हमारी जो फैक्ट्रियां बंद हुई है उसकी भरपाई हो जाएगी। तो इसी के विरोध में सारे के सारे किसान इकट्ठे हो गए और इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया था कि वो हमारे पास पहला तो जबरन नील की खेती करवाई, वह खेती तो बंद करवा दी, उसका बदला में टैक्स लेने लागे रहे हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी वहां पर गए थे और उन्होंने स्पेशल आंदोलन कराया था। और यह आंदोलन उनका पहला ऐसा आंदोलन था जो कि सफल हुआ था, पहला इनका सफल आंदोलन था, ठीक है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, 10 अप्रैल को ये उधर पहुंचे कलकत्ता से बिहार। तो इन्होंने 7-8 दिन एनालाइज किया और इन्होंने 19 अप्रैल यानी कि 9 दिन बाद 19 अप्रैल 1917 को क्या है, चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया। चंपारण सत्याग्रह भी आप बोल सकते हो, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया भाई। अगर आपसे पूछ ले चंपारण सत्याग्रह शुरू होने का कारण क्या था, तो 3 कठिया प्रणाली, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले चंपारण सत्याग्रह शुरू होने का कारण क्या था, उसका कारण क्या था, 3 कठिया प्रणाली, यानी आपको अपने खेत के 3 हिस्सों के अंदर है, 20 में से 3 हिस्सों के अंदर क्या है, या फिर आप इसको 3/20 भी बोल सकते हो, ठीक है। 3/20 हिस्से के अंदर क्या है, आपको नील की खेती करनी ही करनी पड़ेगी। ये इसका मेन रीजन था और इसी की वजह से तुम्हारा आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। तो सारी चीजें आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी जी मतलब पूरे तकड़े उस पर हो गए ना भाई, ये तो करना पड़ा, बंद करना पड़ा, सारे लोग इकट्ठे हो गए। अंग्रेज सरकार भी घबरा गई। अंग्रेज सरकार को पता था कि हाँ भाई अफ्रीका के अंदर इन्होंने अपने झंडे गड़वा के आ रहे हैं और इधर आके और ये सिस्टम कर सारा सौदा हिल जाएगा। तो अंग्रेज सरकार ने बोले चलो कोई ना एक जांच समिति का गठन करते हैं जिसके अध्यक्ष होंगे फ्रैंक सलाई, एक अंग्रेज अधिकारी था फ्रैंक सलाई होगा, और उसका एक सदस्य के रूप में महात्मा गांधी जी को शुमार कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एक जांच समिति का गठन किया, समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन बने, एक व्यक्ति को इसका अध्यक्ष बनाया गया और दूसरे व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया गया, ठीक है। जो इसके अध्यक्ष यानी किसकी अध्यक्षता के अंदर यह जांच समिति बनी, तो फ्रैंक सलाई, ऐसे समझ लो, सलाई यानी सिलाई किसकी की जाती थी, कपड़ों की जाती थी, यानी नील वाले कपड़ों की। और सदस्य कौन बने, महात्मा गांधी जी इसके सदस्य बने। और ये जो आपकी जांच समिति बनी थी, इन्होंने डिसीजन दिया कि हाँ भाई नील की खेती गलत थी और इस खेती के ऊपर रोक लगा दिया, ठीक है। इसके बाद नील की खेती पर रोक लग गई, ठीक है जी। आई चीज समझ में। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि और महात्मा गांधी का पहला सक्सेसफुल आंदोलन था, इससे पहले महात्मा गांधी का कोई भी आंदोलन आज तक सफल नहीं हुआ था। तो एग्जामिनर पूछता है कि महात्मा गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन कौन सा था जो सफल हुआ। तो पहला ऐसा आंदोलन महात्मा गांधी जी का जो सफल हुआ वो कौन सा था तुम्हारा, ये चंपारण जो सत्याग्रह था, जो चंपारण जो आंदोलन था, ये महात्मा गांधी जी का ऐसा पहला आंदोलन था जो कि सक्सेसफुली मतलब हुआ या जो सफल हुआ, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे महात्मा गांधी जी का फर्स्ट आंदोलन था, ये था जो सक्सेसफुल हुआ। साथ में इसी आंदोलन के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिन्होंने अपना जनगण मन लिख रखा है, राष्ट्रगान लिख रखा है, इन्होंने क्या महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। पहले इनका नाम था सीधा मोहनदास करमचंद गांधी या M.K. गांधी इनको बोलते थे। तो इनके नाम के आगे जो महात्मा शब्द जो जुड़ा है वो भी किसके बाद जुड़ा, स्पेशल रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की सफलता के बाद इनको ये शब्द दिया कि हाँ भाई आज से इनको महात्मा नाम से इनको जाना जाएगा, भाई तो महान आत्मा, भाई इन्होंने स्पेशल इतना अच्छा काम किया, ठीक है। तो इसी के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा नाम दिया। तो आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले महात्मा गांधी जी को महात्मा नाम किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया, ठीक। और महात्मा गांधी जी का पहला सफल आंदोलन कौन सा था, जितने भी आंदोलन करे, तो चंपारण सत्याग्रह क्या था, महात्मा गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह हो गया तुम्हारा पूरा। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएं चंपारण सत्याग्रह आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार के लिए बताएं, बताओ भाई।
हाँ, महात्मा नाम की उपाधि दी थी। एक बार के लिए सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको इतना सिस्टम समझ में आया नहीं आया। शाबाश शाबाश शाबाश। हुआ क्लियर? चंपारण तुम्हारा सत्याग्रह पूरा करवा दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आया। पेपर के अंदर लिख के ले लो भाई। हाँ, यूट्यूब पे डेली होती है, लेकिन उसके बाद इसको यूट्यूब से हटा दिया था। ये बैच के अंदर मिलेगी आपको। ये बैच के अंदर तुमको जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिला प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लेना। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर कोर्स के अंदर तुमको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिलेगा, या फिर तुमको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी या एक कंप्लीट जीके के नाम से कोर्स मिलेगा। कोई सा कोर्स लेना, तीनों के अंदर ये वीडियो मिली। और दिल्ली पुलिस के ऊपर सिर्फ आज रात के 12 बजे तक का ऑफर है। अगर आप कैपिटल अक्षर के अंदर पुलिस 50 कोड यूज करते तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सिर्फ रात के 12 बजे तक का ऑफर है। ठीक है, ओके जी सर, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छे से समझ में आना चाहिए भाई। अब आज की क्लास का एक लास्ट आंदोलन करते हैं, उसके बाद तुम्हारी क्लास की छुट्टी कर दूंगा। कर लेते हैं यार, सिलेबस ज्यादा बड़ा है यार, पूरा नहीं होगा, मानो मेरी बात। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 5-10 मिनट की क्लास होगी, सिर्फ 5-10 मिनट की। 10 ही मिनट लगाऊं, 10 मिनट से ज्यादा 1 मिनट का भी समय नहीं लगाऊंगा। 59 मिनट हो चुकी है, 1 घंटा 9 मिनट में तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। और बोलो, ठीक है? 10 मिनट तो बैठ सकते हो, 10 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अब आता हमारे पास जो अगला आंदोलन आता है, जिसका नाम है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। बस ये लास्ट है, अहमदाबाद मील। मुझे पता तुम्हारी बसों का टाइम हो चुका है, घर पे जाने का टाइम हो चुका है, लेकिन बस 10 मिनट की बात है यार, 10 मिनट रुक जाओ। कान में लीड लगाते लगाते चल जाओ, सुन दे। ठीक है, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, बस यही है। और देख लो, अभी करवा दो, बस 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं लूंगा। ये कब हुआ? जैसे 1917 के अंदर चंपारण हुआ, उसी से अगले साल यानी 15 मार्च 1918 को क्या हुआ तुम्हारा? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन हुआ। ये किस चीज से रिलेटेड था? जैसे कि आपने देखा हुआ कि अभी अपने पास 2019-20 के अंदर कोरोना फैला था, कोविड फैला था। उसी तरीके से 1918 के अंदर अपने भारत के अंदर प्लेग फैल गया था, जो कि चूहे से जो बीमारी फैलती है। और उस टाइम अहमदाबाद के अंदर जो कपास की जो मिल थी ना, कपास की जो फैक्ट्री थी, उनके अंदर विशेष तौर पर प्लेग बीमारी फैली हुई थी, यानी चूहे से बीमारी फैली हुई थी। ठीक है, और ऐसे समय के अंदर आपको पता है कोई भी मजदूर है काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको पता, जैसे कोरोना फैला था, क्या कोई मजदूर मजदूरी करने जाता था? नहीं जाता था। सबको ये डर था कि कहीं कोरोना ना हो जाए, कहीं मृत्यु ना हो जाए। तो इसीलिए कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं था। और जो फैक्ट्री के मालिक थे वो काम करवाना चाहते थे, वो अपना लॉस नहीं चाहते थे। तो ऐसे बोले, भाई मजदूरों तुमको हम 50% का बोनस दे देंगे, तुम काम करो। ठीक है, मतलब तुम्हारी सैलरी के अंदर 50% करके तुमको इस 1-2 महीने की सैलरी दे देंगे, तुम काम करो। ये मजदूर हो गए भाई, 50% का यार बोनस मिला। कौन सा मजदूर काम कौन करा? सारे तैयार हो गए भाई। मान लिया 1000 रुपए सैलरी है तो 1500 रुपए सैलरी मिलेगी, बिल्कुल करेंगे जी। जैसे ही प्लेग खत्म हुआ, आफ्टर प्लेग, उन मजदूरों को सैलरी बढ़ाने की बजाय, यानी 50% का बोनस मिलने की बजाय, उनकी सैलरी काट और दी, यानी उनके वेतन के अंदर कटौती कर ली। बोले प्लेग के अंदर हमारी फैक्ट्री को घाटा हुआ है, तो हम तुम्हारी सैलरी काटने लग रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से क्या है, एक महिला थी जिसका नाम था अनुसुईया बहन, उन्होंने क्या है, महात्मा गांधी जी को चिट्ठी लिखी, महात्मा गांधी जी को बुलाया कि आओ जी, ये तो गलत सिस्टम होने लग रहा है। और महात्मा गांधी जी ने उस टाइम पहली बार 21 दिन का आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल करी थी, और उसकी बदौलत वो आंदोलन सफल हुआ। और अहमदाबाद मिल मजदूरों को हालांकि 50% का बोनस तो नहीं मिला, लेकिन उनको 35% का बोनस दिया गया। ठीक है, ये इनका दूसरा सफल आंदोलन था। यही है इसकी पूरी कहानी। मैं तुमको एक बार मोटा मोटा बता देता हूं मैं कैसे स्टेप वाइज जो चीजें लिखनी है। ठीक है, बाकी जिसको जाना है बस वगैरह जिसकी लेटर तो जा सकते हैं, लेकिन एक बार के लिए जो साथी अभी अटेंड कर सकते हैं, एक बार के लिए लिख लो ये जो डाटा मैं भी आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, तो क्या हुआ तुम्हारा, एक बार के लिए उनके लिए करवाया ना फटाफट, ताकि वो बस वगैरह जिसकी लिखने लग रही है। तो कपास मिल के अंदर क्या था, अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। कपास मिल में प्लेग की बीमारी फैल गई। प्लेग मेनली चूहे से होती है, फैल गई। और जिसकी वजह से क्या है, प्लेग की बीमारी फैलने की वजह से मजदूरों को काम करने के लिए
के लिए 50% बोनस ऑफर हुआ कि हाँ भाई तुम यहां पर काम करो, तुमको 50% हम लोग क्या है सैलरी हाइक करके देंगे। ठीक है जी। और प्लेग के बाद, आफ्टर प्लेग, सैलरी बढ़ाने की बजाय वेतन में कटौती कर दी। वेतन में यानी सैलरी के अंदर कटौती कर दी गई। और कटौती की वजह से जो वहां पर एक मजदूर ने काम करती, जिसका नाम था अनुसुईया बहन, उन्होंने क्या महात्मा गांधी जी को बुलाया। अनुसुईया बहन ने महात्मा गांधी को बुलाया कि आ जाओ गांधी जी, तो गलत सौदा हो रहा है। ठीक है, इधर तो भाई हमारे वो मजदूरी काटने लग रहे हैं। क्या हुआ सर, सीईटी परी वाले बैच के अंदर साइंस की 2 क्लास नहीं डली। कोई ना डाल देंगे, टूटे पुल कोई ना फूल तेरा। अरे तुम पढ़ लो ना, क्यों बकवासबाजी કર્યા करो। ठीक है, ठीक है भाई। तो फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर गांधी जी आए और फर्स्ट टाइम 21 दिन भूख हड़ताल करी। यानी अगर आपसे पूछ रहे महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल कब करी थी, तो जो तुम्हारा अहमदाबाद मिल आंदोलन था, इसी के अंदर क्या पहली बार भूख हड़ताल करी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, साथ में इनके साथ शंकर लाल भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे, 2 व्यक्ति तो और भी थे जो कि भूख हड़ताल के ऊपर बैठे थे। लिखना चाहो लिख लो, वरना पूछता भी नहीं, क्या पता पूछ भी ले फिर भी लिख लो। साथ में इनके शंकर लाल प्लस वल्लभ भाई पटेल भी थे भूख हड़ताल के अंदर। ठीक है जी। फिर क्या हुआ, फिर एक कमेटी बनी, अहमदाबाद के जो मिल थे, मिलों के जो मालिक थे, उन्होंने कमेटी बनाई। ठीक है, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई चलो 35% का बढ़ोतरी दे देते हैं। ठीक है, यानी आनंद शंकर दुर्रव था, ठीक है, वो भी एक बड़ा फैक्ट्री का मालिक था, उसकी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी और उसने क्या 35% बोनस को अप्रूव किया। आनंद सुंदर जेठालाल साड़ा था यो ध्रुव की अध्यक्षता में 35% बोनस अप्रूव हुआ भाई। यो अप्रूव हो गया। ठीक है कि हाँ भाई तुमको 35% बोनस दे देंगे, 50 तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि लॉस भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन झूठा वादा मत किया करो। अगर तुम्हारा ब्योंत नहीं है भाई, तुमको पता था कि हाँ भाई आंदोलन इसके बाद प्लेग के बाद मतलब कि ज्यादा प्लेग के दौरान इतना मुनाफा नहीं होगा। आप सभी को पता, कोरोना के दौरान भाई इतने धंधे नहीं चले, नुकसान होना था, तो सीधी सी बात है तुम इतना वादा करते क्यों थे? पहले ही बोल देते थे कि हाँ भाई हमसे इतना नहीं हो पाएगा, तुमने काम झूठ बोल के काम करवाया। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पूरा अहमदाबाद मिल आंदोलन। चीजें समझ में आई क्या कुछ था? तो भाई ये था तुम्हारा महात्मा गांधी का युग। पूरा नहीं हुआ अभी हमने सिर्फ 2 ही आंदोलन करे। अभी तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन रहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह वगैरह। ये आप इन्हें सिर्फ आज 2 आंदोलन पढ़े और महात्मा गांधी जी की पूरी कुंडली पढ़ने का काम किया है। ठीक है, बताओ चीजें समझ में आई या नहीं आई? क्या हुआ सर, आप रोहिणी में देखे थे 15 सितंबर? नहीं भाई, लिविंग आर्ट। दिल्ली तो जाए, मैं दिल्ली गया था लास्ट टाइम जब मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था 23 फरवरी को। ठीक है, उस टाइम लास्ट में दिल्ली गया था भाई। उसके बाद मैं दिल्ली गया ही नहीं हूँ भाई। दिल्ली 1-2 बार एयरपोर्ट पे जरूर गया हूँ, बेंगलोर वगैरह उस टाइम यूट्यूब के उसमें जाना था इवेंट में। ठीक है, और एक बार लखनऊ में जाना था, तो उस टाइम में जरूर गया हूँ दिल्ली। वैसे वो भी सिर्फ एयरपोर्ट के ऊपर, वैसे दिल्ली में कहीं पे नहीं गया भाई। तो दिल्ली तो जाए के बेरा यार, कदे फरवरी में गया था, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 7 महीने हो गए भाई दिल्ली जाए। ठीक है, चीजें समझ में आई सभी साथियों के? क्लास के अंदर मजा आया नहीं आया? कंटेंट कैसा लगा? ठीक है, आपको चीजें मतलब किस हिसाब से लगी? हाँ भाई आपके पेपर के दृष्टि से, व्यू से कैसी लगी? कुछ कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लग रहा है, नहीं होने लग रहा? पेपर के अंदर आप लोग देख लेना, आपको कुछ भी नया नहीं दिखेगा।
और जो आपके दो और दूसरे साथी होंगे उनके फिल्टर फटे हुए मिलेंगे। ठीक है, इन प्रश्नों की पीडीएफ एंड रिटन नोट्स आपको ऐप के अंदर मिल जाएंगे। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, अपना प्ले उसको डाउनलोड कर लेना। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा। उधर आप कैपिटल अक्षर के अंदर अगर पुलिस 50 कोड लगाते हो तो आपको सिर्फ आज रात के 12 बजे तक डिस्काउंट का ऑफर मिला हुआ है। इसके अलावा अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई भी समस्या आए तो आपको एक नंबर भी बता देता हूं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछ सकते हो। 81 688 45 241 81 688 45 241। इसको मैं नहीं चलाता, टीम के मेंबर चलाते। कहते समझो मैं ठाऊंगा फोन है और ना मैं मतलब फोन तो इसके ऊपर कोई उठाएगा नहीं, फोन तो मिलेगा नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो और व्हाट्सएप के ऊपर भी है टीम के मेंबर ही रिप्लाई करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी तुम्हें जो भी बैच से रिलेटेड कुछ पूछना तो 81 688 45 241। ठीक है भाई, ये होगा नंबर। हाँ ठीक है, ओके। तो मिलते हैं भाई कल सुबह भी लगेगी 10:30 बजे रिवीजन क्लास और अभी दिन में लगेगी 3 बजे अपनी सिलेबस वाली क्लास। ओके ठीक है भाई, मिलते हैं।